जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ एवोल्यूशन, और इसका वन शॉट लेक्चर जो है इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी बच्चों। तो हमारे पास सबसे पहले हम लोगों ने एवोल्यूशन में जिस चीज़ को डील करना है उसकी डेफिनेशन है कि आपके पास किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो इसकी मल्टीपल डेफिनेशंस है बच्चों, जिसमें हम लोग लेबल करते हैं दैट इज़ डिफाइंड एज अ चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। ये हमारे पास बच्चों चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी कहलाता है। ठीक है, इसको एवोल्यूशन जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। एवोल्यूशन कैन बी सेड टू बी द डेवलपमेंट ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एक एंटिटी का डेवलप करना इन द कोर्स ऑफ टाइम थ्रू ग्रेजुअल सीक्वेंस ऑफ चेंजेस फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स स्टेट। अच्छा, ये आपके पास सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है वो इसकी डेवलपमेंट होती है, तो इसको भी हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। फिर एक और डेफिनेशन मिलती है आपको, दैट इज़ अ चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। ठीक है, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसको बच्चों हम लोग ना इसकी नैरो डेफिनेशन बोलते हैं, दैट इज़ लेबल्ड एज द नैरो डेफिनेशन ऑफ एवोल्यूशन। फिर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, ये भी बच्चों आपके पास एवोल्यूशन की डेफिनेशन के अंदर आता है, और इसको नॉर्मली हम लोग डार्विन के साथ जो है वो एसोसिएट करते हैं। ठीक है, फिर एवोल्यूशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉर्म एंड मूड ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म सच अ मैनर दैट द डिसेंडेंट्स डिफर फ्रॉम एंसेस्टर्स। इसको बेटे हमारे पास एक्सप्लेन किया था जिमरमैन ने। ठीक है, तो इसको जिमरमैन के डेफिनेशन के ज़ुमरे में जो है वो हम लोग ले रहे होते हैं। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास रोल ऑफ साइंटिस्ट है, जिसको हम लोगों ने डील करना है। इसमें एरिस्टोटल जो है बच्चों, दैट वाज द फर्स्ट टू गिव कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। तो ये आपके पास क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। इसने स्केला नेचुरा के बारे में बताया था। स्केला नेचुरा बेसिकली लैडर ऑफ नेचर को बोलते हैं। ठीक है, एवरी स्टेप ऑफ लैडर इज स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक स्पीशी, ये हम इसके साथ लेबल करते हैं। फिर क्यूवियर था, इसने बच्चों थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म जो है इसको एक्सप्लेन किया था। कैटास्ट्रॉफिज्म होता है बड़े पैमाने पर बच्चों डिस्ट्रक्शन होना, जैसे डायनासोर जो हैं उन पे कैटास्ट्रॉफिज्म हुई और वो फिर आपके पास डेड ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में मौजूद हैं। ठीक है, अर्थ हिस्ट्री जितनी भी है वो आपको बेसिकली इसी थियरी ऑफ कैटास्ट्रॉफिज्म के थ्रू ही पता चलती है। इसको अर्थ हिस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन पैलेंटोलॉजी के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है ये प्ले करती है। फिर लुइस अगेसिस है बच्चों, दैट वाज द साइंटिस्ट जिसने बताया था कि हर कैटास्ट्रॉफिज्म के बाद एक नई क्रिएशन जो है वो सामने आती है। ठीक है, फिर हमारे पास सोरेस था, इसने बच्चों स्पेशल क्रिएशन के कॉन्सेप्ट पे बेसिकली बात की थी। तो इसके साथ याद रखना है। कार्लोस लीनियस जो है बच्चों, इसने स्पेशल क्रिएशन प्लस टेक्सोनॉमी यानी डिवीजन ऑफ ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। इसको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के साथ रिलेट करते हैं। जेम्स हटन जो है इसने यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म यानी टाइम ऑफ एवोल्यूशन जो है इसके ऊपर बच्चों काम किया था। और चार्ल्स लाइल जो है बच्चों, इसने यूनिफॉर्मेटेरियनिज्म प्लस प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी जो है उसको ये एक्सप्लेन करता। फिर हमारे पास बच्चों माल्थस था, इसने ऐसे दिया था ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। तो ये आपके पास एग्जैक्टली सेम इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लामार्क जो है बच्चों, इसने एवोल्यूशन बताई थी कि जो एक्वायर्ड करेक्टर्स होते हैं, यानी आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस अटेन करते हैं वो बेसिकली आप जो है अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इसको एवोल्यूशन ऑफ या इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर भी बोलते हैं। चार्ल्स डार्विन जो है बच्चों, इसने बेसिकली बताया था कि डिसेंट होता है मॉडिफिकेशन के साथ, साथ ही साथ ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ जो है उसको ये एक्सप्लेन करता है। इसकी थियरी को नेचुरल सिलेक्शन के साथ भी हम लोग एसोसिएट करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास ए आर वैलेस है, इसने बच्चों अपनी थियरी भेजी थी किसको, डार्विन को। तो ये हम लोग वैलेस के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। अब बच्चों हमारे पास आ जाती हैं देयर आर थियरीज ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, अब ये जो थियरीज की हम लोग बात करते हैं कि एवोल्यूशन के लिहाज से कौन कौन सी थियरीज हैं, इसमें डिफरेंट आपको चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। लेकिन हम बेटे जिनको यहाँ पर लेबल करेंगे
वो दो हैं, ठीक है। दो कैटेगरीज के अंदर हम लोग इसको लेते हैं। एक आपके पास आ जाते हैं एवोल्यूशनिस्ट, ठीक है। एवोल्यूशनिस्ट का इस बात के ऊपर बिलीव है कि भाई आपके पास ना नेचुरल सिलेक्शन होती है, ठीक है। दे बिलीव कि हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन होती है और विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये आपके पास चेंजेस सामने आते हैं, ठीक है। और इसको कुछ यूं भी ये हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि फिटेस्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो है वो सर्वाइवल होता है, ठीक है। फिर आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो हैं वो हम लोग यहाँ पर इसके साथ एसोसिएट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन जो है बच्चों, इस पे हमारे पास जिस जिस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपके पास जो अर्थ या यूनिवर्स है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिफरेंट प्रोविंशियल बुक के अंदर कि ये आपके पास कैसे इवॉल्व हुआ है। ये बिग बैंग थ्योरी जो है उसको हम लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स जो हैं बच्चों ये आपके पास पहले ये हुआ, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पर एसोसिएट करते हैं कि जो आपके पास अर्थ की एज है, अगेन डिफरेंट प्रोविंस के अंदर डिफरेंट है, लेकिन इस पे हम लोग जिस चीज़ को मेंशन करते हैं वो ऑलमोस्ट 5 बिलियन के साथ जो है वो हम जाएंगे। फिर आपके पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की डेवलपमेंट जो है वो भी हम लोग इसी के साथ जो है वो रिलेट करते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो है बच्चों जो सेकंड कॉन्सेप्ट है जो कि हम यहाँ पर डील करते हैं इसको ज़रा देख लेते हैं। ये बच्चों आपके पास क्रिएशनिस्ट कहलाते हैं। दीज आर लेबल्ड एज क्रिएशनिस्ट। क्रिएशनिस्ट जो होते हैं इनका बिलीव होता है कि ये आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं ना ये भाई सारी की सारी जो हैं वो डिवाइन क्रिएशंस हैं, ठीक है। इसने कहा था कि सारी जो हैं वो डिवाइन क्रिएशंस हैं, मतलब किसी स्पेशल फोर्स ने जो है वो इनको डेवलप किया। दो साइंटिस्ट हैं जो कि बेसिकली इस पे कैटेगरी के ऊपर बिलीव रखते हैं। एक बच्चों हमारे पास सोरेस, ठीक है। दूसरा हमारे पास कार्लोस लीनियस है, ठीक है। ये दो साइंटिस्ट जो हैं वो इस पे बिलीव रखते थे। अब इसके अकॉर्डिंगली क्रिएशनिस्ट के अकॉर्डिंगली क्या है कि हमारे पास भाई सुपर नेचुरल फोर्स होती है, देयर इज सुपर नेचुरल इवेंट्स फोर्सेस जिन्होंने इसको अकर किया, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि पूरी की पूरी यूनिवर्स क्रिएशन जो है वो आपके पास 6 दिनों में हुई है। यूनिवर्स क्रिएशन जो है दैट इज इन 6 डेज, ठीक है। कुछ बुक्स इसको 7 मेंशन करती हैं, कुछ 6 मेंशन करती हैं, मोस्टली 6 के साथ जो है वो एसोसिएशन आपको मिलती है, ठीक है। चलो, फिर हमारे पास है ओरिजिन ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन। अच्छा, अब इसमें बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ये जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है इसमें डिफरेंट चीज़ें जो हैं इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डील किया जाता है। जैसे आपको कुछ चीज़ें यहीं पर नज़र आ रही हैं कि हाइड्रोथर्मल वेंट्स, आर्कियोबैक्टीरिया, हेटेरोट्रॉफ्स और ऑटोट्रॉफ्स हैं। हाइड्रोथर्मल वेंट्स जो हैं इनको बेसिकली कंसीडर किया जाता है कि ये वो वाले पॉइंट्स हैं भाई जहाँ पर आपके पास जो है ये लाइफ का ओरिजिन हुआ, ठीक है। गर्म पानी के चश्मे हम इनको बोलते हैं। और इससे पहले आर्कियोबैक्टीरियाज इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। आर्कियोबैक्टीरिया जो हैं बच्चों इनको हम लोग एक्सट्रीमोफाइल्स भी कहते हैं। दीज आर लेबल्ड एज एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन पे रहने वाले। इवन दो इसमें आपको कुछ बैक्टीरियाज मिलेंगे जिनको हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइल्स। ये थर्मोफाइल्स जो होते हैं बच्चों ये आपके पास ऑलमोस्ट 120 डिग्री सी टेम्परेचर जो है उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं। और इसमें आपको जिस बैक्टीरिया का नाम बड़ा इम्पॉर्टेंट है उसका भी पता होना चाहिए। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया है एक जो कि इस कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, आर्कियोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुए
हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं बच्चों, जो कि आपके पास यहाँ पर नज़र आते हैं, ये ना एक्चुअली हमारे पास एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स थे। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव का मतलब ये है कि बेसिकली फूड को जो है वो जज़ब करते थे, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स। एंड देन आपके पास जो है ये ऑटोट्रॉफ की कैटेगरी डेवलप हुई, और ऑटोट्रॉफ में भी पहले ये कीमो ऑटोट्रॉफ थे। ठीक है, या हम लोग इनको बोलते हैं कि कीमोसिंथेटिक थे। ठीक है, कीमोसिंथेटिक। और देन बच्चों आपके पास इससे फोटोसिंथेटिक की जो एवोल्यूशन है, इसको हम लोग मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास एक प्रॉपर पैटर्न है, इसका आपको पता होना चाहिए कि जैसे 120 डिग्री सी टेम्परेचर किसके साथ एसोसिएटेड है, ओरिजिन ऑफ लाइफ कहाँ पर है। ठीक है, फिर आपके पास ना कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं जिनको हम लोग यहाँ पर डील करते हैं। अब ये बच्चों जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं ना, ये हमारे पास डिफरेंटली कैटेगराइज होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग इसको दो हिस्सों के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आ जाता है लेट्स से ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट, और दूसरा जो है बच्चों इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो पहले रिड्यूसिंग था और फिर रिड्यूसिंग से ये आपके पास ऑक्सीडाइजिंग की तरफ गया। अब अगर तो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है लेट्स से, तो इस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में अगर हम लोग इसको अर्थ मेंशन करते हैं, तो अर्थ का रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट जो है ये आपके पास ना डिफरेंट चीज़ों को सपोर्ट कर रहा होता है। जैसे ये बच्चों जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है दैट सपोर्ट्स ए बायोजेनेसिस। ठीक है, अच्छा, ए बायोजेनेसिस का मतलब क्या है कि ये भाई आपके पास जितनी भी चीज़ें हैं वो बेसिकली नॉन लिविंग चीज़ों से ओरिजिनेट हुई हैं, इसको ए बायोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और फिर बच्चों आपके पास ये जो अर्थ है, इसके अंदर हम लोग इस चीज़ की मेंशन करते हैं कि जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था उसमें देयर वाज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, ये बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते थे हाइड्रोजन सल्फाइड, और इसमें जो अर्थ का टेम्परेचर था वो हमारे पास ज़्यादा था। ठीक है, अर्थ का टेम्परेचर रिलेटिवली ज़्यादा था, तो इसको हम लोग लेबल करते हैं। और फिर यही जो चीज़ है बच्चों जो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के साथ है, इसमें हम लोग लेबल करते हैं कि ये कीमोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए ज़्यादा फेवरेबल था। कीमोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़्यादा फेवरेबल था। तो पहला इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग से इसकी बच्चों एवोल्यूशन हुई ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट की तरफ। ठीक है, अच्छा, अब जब ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो क्या ये ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करता है? नहीं, इसमें हम लोग लिखेंगे दैट रिफ्यूड ए बायोजेनेसिस। मतलब ये इस कॉन्सेप्ट को कि तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग से पैदा हुई हैं, इसको ये रिफ्यूज़ करता है। ठीक है, हाँ, इसमें जब ऑक्सीडाइजिंग की तरफ हम लोग मूव करते हैं ना, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे डेवलपमेंट हुई थी ओजोन की। ठीक है, ये अर्थ के बाहर जो है ओजोन की एक लेयर जो है उसका डेवलप होना हम इसके साथ मेंशन करते हैं, दैट इज ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन जो है इसको O3 भी बोलते हैं। ओजोन लेयर की डेवलपमेंट जो है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो अगर तो भाई ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट जो है ये बताएगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेशन हुई है। ऑक्सीजन लिबरेशन का मतलब ये है कि ऑक्सीजन रिलीज हुई है, और इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की जगह पे वाटर को यूज़ किया गया है। और इसमें अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो हमारे पास रिलेटिव टू रिड्यूसिंग जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और ये बच्चों आपके पास सपोर्ट करता है किसको? दैट सपोर्ट फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको मेंशन करते हैं। तो ये आपके पास एनवायरनमेंट के साथ जो है ये हम लोग रिलेट करते हैं। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब बच्चों हमारे पास एवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोट्स फ्रॉम प्रोकैरियोट्स हैं। इसमें दो थियरीज हैं, एक है एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस और एक है बच्चों
एंडोमेम्ब्रेनस हाइपोथेसिस। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस जो है वो किसने पेश की थी। तो बहुत सिंपल सा है, आप लोग यहाँ पर मेंशन करते हैं कि हमारे पास साइंटिस्ट था, दैट वाज लिन मार्गुलस। ठीक है, उस भाई ने इसको बच्चे एक्सप्लेन किया था एंडोसिम्बियोटिक हाइपोथेसिस को। इसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, इसके अकॉर्डिंगली ये है कि ये जो आपके पास ऑर्गेनिज्म है, इसने सबसे पहले क्या किया, एरोबिक जो ऑर्गेनिजम्स थे, लेट्स से एरोबिक बैक्टीरियाज थे, इन एरोबिक बैक्टीरिया को बॉडी के अंदर लेकर गया। ठीक है, और ये बॉडी के अंदर जाके सस्टेन हो गए। क्लियर। अब ये जब सस्टेन हुए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ पर हम लोग फिर लेबल करते हैं कि इससे ना आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया की डेवलपमेंट हुई। ठीक है, जो कि आज के दौर में एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड है। फिर इसी तरह इस बैक्टीरिया ने क्या किया, इसने भाई फोटोसिंथेटिक जो बैक्टीरिया थे, लेट्स से हम यहाँ पर लेबल कर लेते हैं, दीज आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज। ये जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज हैं, इनको बेटे जब ये इनगल्फ करता है तो ये जाके इसका हिस्सा बन जाते हैं और ये भी सस्टेन करते हैं। तो जब ये सस्टेन किए तो इसका मतलब ये है कि आपके पास भाई माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एरोबिक बैक्टीरिया से डेवलप हुआ, और जो क्लोरोप्लास्ट है वो किससे डेवलप हुआ, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया से, जो कि साइनोबैक्टीरिया भी कहलाते हैं। अच्छा, फिर इसने क्या किया, इसने भाई हमारे पास एक ऐसे बैक्टीरिया को इनगल्फ किया जो कि स्पायरोकीट है। स्पायरोकीट बैक्टीरिया बोलते हैं जो कि स्पाइरल शेप में है, दैट इज स्पायरोकीट। ये भाई जब इसके अंदर गया तो इससे आपके पास फ्लैजेला की डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको फ्लैजेला की एवोल्यूशन के साथ जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और यहाँ पे बच्चों फ्लैजेला। तो ये तीन ऑर्गेनेलीज जो हैं इनकी एवोल्यूशन हम लोग बताते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया ये आपके पास एवोल्यूशन जो एंडोसिम्बियोटिक है उसको फॉलो करता है, और ये बच्चों क्लोरोप्लास्ट, इसके लिए भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, और फिर हमारे पास दैट इज फ्लैजेला, इसके लिए भी हम लोग इसी को ही फॉलो करते हैं, यही ज़्यादा पोटेंसी रखती है। चलो, फिर हमारे पास आ जाता है एंडोमेम्ब्रेन हाइपोथेसिस। अब एंडोमेम्ब्रेन हाइपोथेसिस जो है बच्चों, ये हमारे पास एक्सप्लेन करती है कि जो सेल था उसकी बेसिकली जो मेम्ब्रेन है वो इन्वेजिनेट हुई, जैसे आपको ये फिगर के अंदर जो है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसमें बच्चों हुआ ये कि आपके पास इस लेट से बैक्टीरिया का ये हमारे पास डीएनए है, ये इसमें पेनिट्रेट हुआ और इसी डीएनए के अराउंड जो है मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट होना शुरू हो गई। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, दैट इज मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन। मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन का मतलब यह है कि मेम्ब्रेन इसमें अंदर जो है वो पेनिट्रेट करना शुरू कर देगी, और इसी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन की वजह से एट द एंड हम लोग फिर दो ऑर्गेनेलिस की एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। एक बच्चों ये हमारे पास आ जाता है दैट इज न्यूक्लियस, और दूसरा हमारे पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर कभी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस की एवोल्यूशन के सपोर्ट की बात की जाए तो एंडोमेम्ब्रेन हाइपोथेसिस जो है वो इसके लिए बेहतर कंसीडर की जाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं लामार्क की तरफ। जॉन डी बैप्टिस्ट डी लामार्क हम इसको बोलते हैं। तो लामार्क भाई जो हैं बच्चों, इन्होंने आपके पास काम किया था। डी लामार्क इनका पूरा नाम है। फिलॉसफी जूलॉजिक जो है ये बेसिकली बुक है इस भाई की ना, दैट इज द बुक जिसके ऊपर ये हम लोग मेंशन करते हैं। लामार्क की जो एजम्पशंस थी बच्चों वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक बात याद रखना कि ये जो लामार्किज्म होता है ना, इसको हम लोग लैडर एवोल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज लैडर एवोल्यूशन। लैडर एवोल्यूशन ये कहता है कि आपके पास हर आने वाला स्टेप जो है वो पिछले स्टेप से इवॉल्व है। ठीक है,
ये याद रखना आपने। अच्छा, अब इसकी एजम्पशन सुन लो। इसकी दो एजम्पशंस थी। पहला, यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, मतलब आप अगर किसी ऑर्गन का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हो तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर आप उसका इस्तेमाल कम कर रहे हो तो दैट विल बी वीक। फिर हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, आपने अपने लाइफ टाइम के अंदर जो चीज़ें ऑब्टेन की हैं वही जो है वो आप अगली जनरेशन के अंदर ट्रांसफ़र करते हो, इसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर बोलते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन की बात करते हैं कि ये एक्चुअली किस एरिया को फॉलो करता है, ठीक है, और किस किस चीज़ की बेस के ऊपर हम इसको लेकर चल सकते हैं। चलो देखते हैं। यहाँ पर बच्चों हमारे पास मेंशन करते हैं हम लोग लॉस ऑफ लिम्ब जो है, ठीक है, इसमें इसने स्नेक को एक्सप्लेन किया था कि सांप भाई जो हैं ये अपने लिम्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, तो आपके पास बच्चों लॉस ऑफ लिम्ब जो है वो इसमें हम लोग लेबल करते हैं। फिर इसी तरह से लॉस ऑफ टीथ जो है ये वेल के साथ, ठीक है, वेल जो है वो अपने दांतों का इस्तेमाल नहीं करती थी। फ्लाइटलेस बर्ड जो हैं इनमें ये विंग्स का इस्तेमाल नहीं करते थे, और इसमें कीवी की बात करते हैं, ठीक है, इसमें ऑस्ट्रिच की बात करते हैं, शुतुरमुर्ग जिसको कहते हैं। फुट ऑफ मॉडर्न जो आपके पास हॉर्स है बच्चों, उसके भी ऐसे ही हैं कि ये आपके पास इस्तेमाल नहीं करता था। फिर वेब्ड फीट जो है ये आपको दिखाई देते हैं डक के अंदर, ठीक है। तो ये बहुत सारी इसने चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लेन की थी जो कि यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन के इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन करती हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर इसके बाद इसकी जो सबसे मशहूर एग्जांपल है वो है जी लामार्किज्म की जिराफ के हवाले से। इसने ये कहा कि जो जिराफ है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं, ये जो जिराफ है, जिराफ भाई को बेसिकली फूड जो है ग्रास, क्योंकि हर्बीवर होते हैं तो ग्रास को बेसिकली ये जो है वो इनटेक करते हैं। लेकिन इनके लाइफ में ऐसा हुआ कि ग्रास जो है वो ख़त्म हो गई। अब ग्रास ख़त्म हुई है तो अल्टरनेट फूड जो है ये बच्चों ट्रीज़ से जो पत्ते हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो गर्दन का इस्तेमाल ज़्यादा किया, गर्दन का इस्तेमाल जितना ज़्यादा करेंगे तो गर्दन जो है वो इनकी लंबी होगी। इसमें वो बताता है कि गर्दन के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से आपके पास जो नेक साइज़ है दैट इंक्रीज्ड, ठीक है। अच्छा, ये तो इसने बेसिकली इस अपने कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए जिराफ की एग्जांपल दी थी। लेकिन इस पे ना बहुत सारे ऑब्जेक्शंस भी थे। जैसे पहला ऑब्जेक्शन ये था कि जो आपके पास लामार्किज्म था ना, इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। देयर वाज नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कि ये इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सके। इवन ऑगस्टस वीजमैन था एक साइंटिस्ट, ऑगस्टस वीजमैन, इसने क्या किया था, इसने ना टेल जो है वो काटी थी रैट्स की, ठीक है। रैट टेल जो है वो ऑलमोस्ट 20 जनरेशन तक जो है ये इसने इसको रिमूव किया, लेकिन हर नए आने वाली जनरेशन जो है उसके पास टेल थी, तो इसने तो इसको गलत भी साबित किया था, ठीक है। और फिर आपके पास बच्चों चेंजेस विद ऑब्टेन्ड वाया एक्सीडेंट और डिजीज़, मतलब अगर आपके पास कोई एक्सीडेंट होता है या डिजीज़ होती है, दे आर नॉट इनहेरिटेड। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा है, लेट्स से हम ये कहते हैं कि उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी एक टांग जो है वो उतर गई है। अब वो बंदा अगर शादी करता है तो क्या उसके यहाँ बच्चे जो पैदा होंगे वो सारे के सारे लेगलेस होंगे, टांग ही नहीं होगी? तो ऐसा तो नहीं होता ना बेटे। इसी तरह से ईयर लोब होल जो हैं दे आर नॉट इनहेरिटेबल। आप देखें जो खातून होती है वो अगर उसने करवाए हैं तो वो कभी भी उसको अपनी बेटी में ट्रांसफ़र नहीं करेगी, बेटी भी जो है वो जाके उसको उसी तरह से उसको पियर्स करवाना पड़ेगा। सिमिलरली फोर स्किन रिमूवल ऑफ पेनिस जो है बच्चों वो भी इसके साथ ही आ जाता है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट इनहेरिटेबल, ठीक है। तो ये बेसिकली लामार्किज्म के साथ जो है वो हम लोग डील करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है दैट इज़ डार्विनिज्म। अच्छा, लामार्क और डार्विन में से ना डार्विन का जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिवली ज़्यादा एक्सेप्टेबल है मैं समझता हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि डार्विन भाई जो हैं इन्होंने जो एवोल्यूशन दी थी उसकी एवोल्यूशन को हम लोग लेबल करते हैं ट्री एवोल्यूशन, ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज ट्री एवोल्यूशन। ट्री एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि इसका भाई ओरिजिन एक है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आपके पास जो है चेंज हो जाता है, ठीक है।
अच्छा, डार्विन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लें। डार्विन भाई जो हैं ये 1809 से लेकर अप टू 1882 तक जो है वो आपको इनका लाइफ स्पैन दिखाई देता है। और इनकी जो पब्लिकेशन है दैट वाज ओरिजिन ऑफ स्पीशी। ठीक है, ये ओरिजिन ऑफ स्पीशी के नाम से जो है ये इनकी पब्लिकेशन है। ठीक है, 1859 के अंदर बेसिकली ये एक्सप्लेन की थी। अच्छा, ये जो थियरी ऑफ पब्लिकेशन है बच्चों, इसको हम सॉरी ये जो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ है, इसको ना ये आपके पास कुछ ख़ास चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। जैसे नेचुरल सिलेक्शन हम लोग बोलते हैं, तो इसको बेसिकली बोला गया था कि ये थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन है। ठीक है, दैट बेस्ड ऑन theory of organic evolution। ठीक है, theory of organic evolution जो कि बेस्ड थी ऑन नेचुरल सिलेक्शन, दैट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल सिलेक्शन। ये भाई नेचुरल सिलेक्शन पे बेस्ड थी, और इसी के साथ जो है वो हम लोग इसको लेबल करते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर डार्विन भाई जो हैं इन्होंने भाई सफ़र भी किया था, बहरी सफ़र के बड़े शौकीन थे। तो इसके साथ हम लोग मेंशन करते हैं कि एक जहाज़ था बीगल, तो उसमें ये कहा जाता है कि दैट ही वाज ऑन वोएज ऑफ बीगल। बीगल के बहरी सफ़र में थे, और बीगल का बेसिकली सफ़र था साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, साउथ अमेरिका, एक नॉर्थ अमेरिका और एक साउथ अमेरिका। जो साउथ अमेरिका है इसमें बच्चों आपको गैलापेगस आइलैंड जो हैं उस पे भाई ने काफ़ी काम किया था, गैलापेगोस आइलैंड्स। तो ये गैलापेगोस आइलैंड जो हैं ये छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने अपनी जो रिसर्च वर्क है वो बेसिकली किया था। ठीक है, तो डार्विन के हवाले से ये आपको पता होना चाहिए कि डार्विन भाई जो हैं ये किस तरह से काम करते रहे। बाकी डार्विन की जो चीज़ें हैं बच्चों, इसको हम लोग अगर रिलेट करें तो ये हमारे पास दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, एक तो जाइंट टॉर्टॉइस के ऊपर। टॉर्टॉइस में इसने ये कहा था कि आपके पास टॉर्टॉइस जो होते हैं ना, ये दो तरह के शेल रखते हैं। एक बच्चों डूम शेप, जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, दैट इज डूम शेप्ड शेल। ठीक है, दूसरा था बच्चों सैडल शेप, जैसे ये है, इसको सैडल शेप बोलते हैं, जैसे काठी बोलते हैं घोड़े की। ठीक है, फिर ये भाई ने जो है जो सेकंड इनका बड़ा मशहूर ऑर्गेनिज्म जिस पे इन्होंने काम किया वो था फिंचेस। ठीक है, फिंचेस की ऑलमोस्ट 13 टाइप्स जो हैं उसके ऊपर भाई ने काम किया था। लेकिन इसमें बच्चों अगर आप लोग डिफरेंट प्रोविंस से बिलोंग करते हो तो उसमें याद रखना एफटीबी के अंदर फिंचेस की जो टाइप्स लिखी जाती हैं वो 14 टाइप्स हैं। उसके अलावा बाकी जितनी भी हैं उन तमाम में 13 टाइप्स जो हैं वो मेंशन की जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है कि आपने किस प्रोविंस का जो है वो टेस्ट देना है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपका ये एमसीक्यू जो है वो ऑप्ट करेंगे। बाकी ये जो इसने फिंचेस देखी थी, ये सारी की सारी जो है बच्चों आप देखो, इनमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो इनकी बीक के अंदर चेंज इसने देखा था, कि इनकी बीक में चेंज है। डिपेंड करता है कि वो किस तरह से कौन सा फूड जो है वो ऑब्टेन करते हैं डिफरेंट आइलैंड्स के अंदर। लेकिन इन तमाम का जो ओरिजिन था बच्चों, ठीक है, ये जो फिंचेस थी इनका ओरिजिन जो था वो हमारे पास सेम था। ठीक है, ओरिजिन जो है वो सेम था, लेकिन अपनी ये चीज़ों की वजह से ये डिफरेंट आपको दिखाई देती है। बाकी इसमें जो डार्विन का कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर, उसको वो एक्सप्लेन करता है कि दैट वाज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, यानी चेंज के साथ जो है वो अगली जनरेशन में जाते हैं। और इसमें नेचुरल सिलेक्शन जो होती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो बच्चों प्ले करती है। अब डिसेंट विद मॉडिफिकेशन क्या है, क्या आपके पास बच्चों ये किस तरह से चीज़ें आगे जा रही होती हैं, इसको ना बैकबोन ऑफ एवोल्यूशन भी बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो लेबल्ड एज बैकबोन ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास बैकबोन है एवोल्यूशन की, इसको हम लोग लेबल करते हैं कि पेरेंट से जो ट्रेड्स अपने बच्चों में जाती हैं वो किस तरह से चेंज होती हैं। और यही ट्रेड्स जो होती हैं इनको हम लोग लेबल करते हैं
कि ये मॉडिफाइड ट्रेड्स हैं, दीज आर मॉडिफाइड ट्रेड्स, यानी विरासती खसूसियत में चेंज होता है। और ये चेंज किस वजह से आता है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ बच्चों क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के थ्रू जो है वो आपको नज़र आ रहा होता है। तो ये डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जो है वो हम लोग लेबल करते हैं। फिर नेचुरल सिलेक्शन आ जाता है। अच्छा, अब ये जो नेचुरल सिलेक्शन है इसमें जिराफ को बेसिकली जो है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। इसने ये कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन तब होती है जब सबसे पहले आपके पास ओवर प्रोडक्शन को लेबल करते हैं हम लोग। देयर इज़ ओवर प्रोडक्शन। ये जो ओवर प्रोडक्शन होती है, बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी वजह से ना वेरिएशन आती है। ठीक है, ये वेरिएशन जो है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर वो वेरिएशन जो है वो आपके सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट कर रही है तो दैट विल बी पॉजिटिव वेरिएशन। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं कर रही तो उसको नेगेटिव वेरिएशन बोलेंगे। जैसे इस वेरिएशन के अंदर हम लोग दो चीज़ें लेबल करते हैं। इसमें भाई आपके पास लॉन्ग नेक जो है उसको हम लोग मेंशन कर सकते हैं, या हम लोग शॉर्ट नेक को लेबल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो लॉन्ग नेक है बच्चों, ये हमारे पास सर्वाइवल के लिए है, इसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर डिजर्टिफिकेशन हो जाती है तो ये बच्चों आपके पास क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। तो इसमें देखो, सबसे पहले वेरिएशन इन नेक लेंथ है। ठीक है, फिर आपके पास स्ट्रगल या एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए जंग आ जाती है। फिर आपके पास ग्रेटर फिटनेस, जो सर्वाइव करेगा, जो बेहतर इन्वायरमेंट को ऑप्ट कर लेगा वही आगे चलेगा। और फिर लॉन्ग नेक ट्रेड जो है वो इंक्रीजेस, क्योंकि जो छोटी गर्दन वाले हैं वो डिसीज्ड हो जाएंगे, मर जाएंगे। जैसे यहाँ पर हम लोग इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसको तो फूड ही नहीं मिल रहा, तो ये बेचारा आहिस्ता आहिस्ता वफात पा जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग इसके साथ जो है वो चीज़ें डील करते हैं। अच्छा, इसी तरह से आपको इससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट दिखाई देता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाता है? इसको हम लोग आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। ये बच्चों जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती है, इसके अंदर ना हम लोग अपनी डिज़ायर्ड करेक्टर वाले जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनकी जो है वो आपस में क्रॉस करवाते हैं, और उसी की बेस के ऊपर जो है ना वो फिर हम लोग अपनी जो रिक्वायर्ड कह लो ट्रेड रखने वाले ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम लोग डील करेंगे ओवर प्रोडक्शन, जिसमें अगर कोई भी स्पीशी जो है वो आपके पास हाई कैपेसिटी रखती है रिप्रोड्यूस करने की, तो उसमें डेफिनेटली सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। जैसे हाउस फ्लाई जो है वो 120 एग्स दे सकती है। रैबिट साल में 4 दफ़ा जो है वो आपके पास ब्रीड करता है। एलिफेंट जो है वो पूरी ज़िंदगी के अंदर 6 ऑफस्प्रिंग जो है वो आपके पास बना रहा होता है। सो दैट इज़ समथिंग जो कि हम इसके साथ रिलेट करते हैं। और अगर पॉपुलेशन रेट बढ़ाएंगे तो रिसोर्सेज जो हैं वो आपके पास कम हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, फिर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, इंडिविजुअल बढ़ेंगे और कंपटीशन बढ़ेगा। ये कंपटीशन जो होता है इंट्रा स्पेसिफिक भी होता है, जिसको बोलते हैं कि एक ही स्पीशी के मेंबर्स के दरमियान ये कंपटीशन, और इंटर स्पेसिफिक भी होता है जिसमें बच्चों डिफरेंट स्पीशीज़ के मेंबर के दरमियान ये कंपटीशन होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पर रिलेट करते हैं। वेरिएशंस जो हैं बच्चों, ये आपके पास जेनेटिक्स में आती हैं। ठीक है, जेनेटिक्स की वेरिएशंस जो होती हैं, ये मैंने बताया पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव वेरिएशंस जो होती हैं ये सपोर्टिव होती हैं फॉर सर्वाइवल, और नेगेटिव जो होती हैं दे आर नॉट सपोर्टिव फॉर सर्वाइवल। ठीक है, जैसे ह्यूमन स्किन कलर जो होता है उसका ब्लैक होना, ब्राउन होना, वाइट होना, ये बच्चों आपके पास वेरिएशन है। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो पॉजिटिव वेरिएशन रखेगा वही आपके पास सर्वाइवल के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे, वो रिटेन करेगा, और बच्चों सर्वाइवल जो है वो उसी का ही होगा। और वो फिर आपके पास जीन जो है या ट्रेड जो होती है वो फिक्स्ड हो जाती है। ट्रेड जो होती है वो फिर हमारे पास फिक्स्ड हो जाती है। फिक्स्ड ट्रेड उसको बोलते हैं जो कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर उसका जीन मौजूद है। ठीक है, जैसे फ्लड आना, ये नेचुरल फिनोमिना है, और वो ऑर्गेनिज्म जो कि पानी में सांस नहीं ले सकते दे आर गोइंग टू बी डेड, और जो आपके पास सांस ले सकते हैं या स्विमिंग जानते हैं उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो ये बेसिकली हम लोग इसके साथ एसोसिएट करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ओरिजिन ऑफ स्पीशी जो है, इसमें ये बताता है कि आपके पास परसीव्ड यूनिटी है।
परसीव्ड यूनिटी का मतलब ये है कि ये जो लेट्स से अगर हम लोग इसकी बात करें, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसमें बच्चों, इसको क्या हो गया, इसमें ओरिजिन जो है ये आपके पास सेम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको ना इसमें डिफरेंट स्पीशीज दिखाई दे रही है। ये देखो, हर ट्विग के ऊपर जो है वो एक स्पेसिफिक स्पीशी है, ठीक है। तो इसमें वो बताता है कि भाई देयर इज ऑलवेज परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, देयर इज परसीव्ड यूनिटी ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है बच्चों वो आपके पास एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। और फिर आपके पास ये जो ट्विग्स होती हैं ये न्यू स्पीशीज जो हैं इसको एक्सप्लेन करती हैं, ओके। तो ये आप लोग इसके साथ याद रखेंगे। चलो फिर नियो डार्विनिज्म की बात करते हैं। नियो डार्विनिज्म जो होता है बच्चों, ये आपके पास कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, डार्विन का मेंडल के लॉस के साथ, ठीक है, या टेक्सोनोमी के साथ, या किसी को भी अप्लाई कर लो, तो वो नियो डार्विनिज्म कहलाता है। नियो का मतलब होता है नॉवेल, ठीक है जी बच्चों। तो ये नियो डार्विनिज्म में हम लोग लेबल करते हैं। आगे चलते हैं बच्चों, हमारे पास हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर जो सबसे पहला एविडेंस है ये बायोजियोग्राफी का है, दैट इज ऑफ बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन को डील करता है, किस तरह से ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और दैट वाज एक्चुअली एसोसिएटेड विद आर्माडिलोस, जिसमें मेंशन करते हैं कि दे ओनली लिव इन अमेरिका, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ही रहते हैं। फिर बच्चों डार्विन नोटिस दैट साउथ अमेरिका लैग्ड रैबिट्स, तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज बन सकता है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ड्यू टू जियोलॉजिकल बैरियर्स, हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस और प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन compete। फिर पैलियंटोलॉजी है। पैलियंटोलॉजी जो है इसको स्ट्रॉन्ग एविडेंस हम लोग कंसीडर करते हैं इन द फेवर ऑफ एवोल्यूशन, ठीक है। ये बेसिकली विजुअल रिकॉर्ड देता है कि इससे पहले ऑर्गेनिज्म जो थे वो किस तरह से थे। फोसिल को हम लोग बोलते हैं दैट इज आइदर द एक्चुअल रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम्स। फोसिल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, ये एमसीक्यूज बनता है, दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स, आइस में भी हो सकते हैं, ठीक है। ओल्डेस्ट नॉन फैसल जो है फोसल जो है बच्चों ये हमारे पास प्रो कैरियोट्स के हैं, ये भी एमसीक्यूज आता है। और फिर आपके पास जो है बच्चों ये फिश सबसे पहले इवॉल्व हुई, देन एम्फीबियंस, देन रेप्टाइल्स, फिर रेप्टाइल से मैमल्स और बर्ड्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, ठीक है। जैसे रेप्टाइल में एक हम लोग मेंशन करते हैं आर्कियोपेटेरिक्स। आर्कियोपेटेरिक्स जो हैं इससे बच्चों हमारे पास इवॉल्व हुए बर्ड्स। फिर इसी तरह से हम लोग मेंशन करते हैं कोटाइलोसॉरस, ये जो कोटाइलोसॉरस हैं इससे बच्चों इवॉल्व हुए मैमल्स। तो ये कुछ हम लोग इसके साथ लेबल करते हैं, ठीक है। फिर एविडेंसेस फॉर कंपैरेटिव एनाटॉमी है। कंपैरेटिव एनाटॉमी बताती है कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। इसमें हम लोग होमोलोगस स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं जो कि फंक्शन के लिहाज से डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन के लिहाज से सेम है। इसको ना डाइवर्जेंट एवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें बच्चों आपके पास फंक्शन फंक्शन इसमें डिफरेंट है लेकिन ओरिजिन जो है वो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है। एनालॉगस जो होते हैं बच्चों ये आपके पास शो करते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट क्या होती है, इसमें आपके पास इनका जो फंक्शन होता है वो सेम होता है, इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, वो सेम होता है। फिर इसी तरह से वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। इसमें वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स है बच्चों जो कि कार्निवर्स में नज़र आती है। ईयर मसल्स इन मैन में हम लोग डील करते हैं और तकरीबन 90 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में मौजूद होते हैं। फिर इसी तरह से एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जिसको हम लोग डील करते हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस जो है वो हम लोग इसको लेबल करते हैं। इसमें डीएनए या प्रोटीन जो होते हैं उसका कॉम्बिनेशन जो है वो हम लोग मेंशन करते हैं। अगर किसी का ट्रिपलेट कोड सेम हो तो उसका मतलब ये है कि उनका ओरिजिन सेम है, ठीक है। सेम अमाइनो एसिड्स यूज़ करते हैं
फिर इसी तरह से एक एमसीक्यूज बड़ा मशहूर आता है कि साइटोक्रोम सी जो है ये रेस्पिरेटरी प्रोटीन है जो कि तमाम के तमाम एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर नज़र आता है। ठीक है बच्चों, ये था हमारे पास एवोल्यूशन का वन शॉट लेक्चर।